हेलो स्टूडेंट्स। सो एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, होप कर लेता हूँ। और अभी हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें से 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं और उसी का डिस्कशन अभी ये लेक्चर में करने वाले हैं। नोट पेन वगैरह रखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन से ही पेपर बनने का। सो वेलकम टू द चैनल, और शुरू करते हैं विद ज्यादा कुछ बात ना करते हुए अबाउट चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर्स में डिवाइडेड है। सो बेसिकली अगर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए ऊपर ऊपर का, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं, तो 3 हिसाब से हम लोग सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अगर शायद बन जाए, चांस कम है लेकिन शायद बन जाए कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग 3 हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट प्रोडक्शन के बेसिस पे, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। यहां से एमसीक्यू बनेंगे, सो बी रेडी, बनेंगे ही बनेंगे कि ये एक्टिविटी कौन से सेक्टर में आता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ये कौन सा सेक्टर है। सो लेट्स डिस्कस दैट, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बनेगा फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए रात को मैं एक अलग से लेक्चर ले लूंगा फॉर एमसीक्यूज एंड मैप्स। मैप का एक अलग से लेक्चर दूंगा, उसको अच्छे से कर लेना, मैप उसी में से आने वाले हैं। और एमसीक्यूज हर एक चैप्टर का मुझे जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, वो सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं विथ यू ऑल गाइज। सो बी विथ मी, बी ऑन दिस चैनल। 2 दिन में जो आपने ये चैनल को प्यार दिया है, इट इज रियली अप्रिशिएटिंग। और यही रीजन है कि रात को 12 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आज शायद पूरी रात जागकर मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़े, क्योंकि मैं जितने भी ज्यादा टॉपिक पॉसिबल हो सके उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सो लेट्स डिस्कस कि प्रोडक्शन के बेस पे 3 सेक्टर होते हैं। प्रोडक्शन के बेस पे 3 सेक्टर्स होते हैं। एमसीक्यूज के लिए बहुत काम की चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चरल सेक्टर बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है, या फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है। दोनों चीज एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएगी, वो सब चीज जो नेचर से जुड़ी हुई है, जो नेचर से जुड़ी हुई है वो सभी चीज यहां पे आएगी प्राइमरी सेक्टर में। नेचर से जुड़ी हुई मतलब जहां पे रॉ मटेरियल हम लोग नेचर से उठाते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग, हम लोग कोई खदान खुद घर पे बनाने नहीं गए, ठीक है, हम लोग को नेचुरली मिलता है, तो वो हो गया। जैसे माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर, ये याद रखना बेटा, माइनिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर। पोल्ट्री फार्म चला रहा है कोई, डक्स वगैरह का उछेर कर रहा है कोई, बकरी वगैरह को मतलब गडरिए जो होते हैं वो, जो हम लोग बोलते हैं पेस्टोरल इकोनॉमीज जिसको बोलते हैं। सो जहां पे एनिमल रेयरिंग, एनिमल हर्डिंग की बात आ जाती है, वो मिल्क प्रोडक्शन, फिर वूल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, एवरीथिंग कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, जो बीज फार्मिंग होती है, ये सब जहां जहां पे रॉ मटेरियल अगर नेचुरल वे में से उठा रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। कुछ भी रॉ मटेरियल जो नेचर से मिला है वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता, उसको यूज करने के लिए हम लोग को उस पर थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर खदान से लोहा मिला तो कच्चा मिला, अब कच्चे लोहे को पक्का लोहा कन्वर्ट करना, उसको रॉड में या फिर बार्स में कन्वर्ट करके फिर यूज करना। सो दिस इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। कॉटन मिल गया अपने को, अब कॉटन से शर्ट बनाने वाला इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री अपना सेकेंडरी सेक्टर में आता है, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। अपने को बीज मिल गया, उस पर फूड बन गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो चलता है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, याद रखना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज comes under food processing industry comes under manufacturing sector. Food processing industry comes under manufacturing sector. And last में सर्विस सेक्टर। ये वो फ्री वाला सर्विस नहीं है, मुफ्त वाला सर्विस की बात नहीं चल रहा। जो भी सर्विस
सपोज पर्सन इज गिविंग यू आर पेइंग देम फीस। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में जाते हो, इंस्टीट्यूशन में जाते हो, पैसे दे दो, फीस दे दो, वो आप लोग को पढ़ाता है, तो टीचिंग इज अ प्रोफेशन, तो वहां पे सर्विस सेक्टर हो गया। लॉयर है, दे कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। डॉक्टर्स सर्विस सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर, टेलीफोन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। जहां पे या तो आप नेचर से नहीं उठा रहे हो या तो उस पर कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हो, तो दैट मींस इट कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। बाजार से सोप, देखो सोप बनाने का फैक्ट्री सेकेंडरी में, सोप बेचने का काम, सोप बेचने का शॉप जो है वो आएगा इन सर्विस सेक्टर। सो आई होप कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर आप लोग को क्लियर है। कोई भी डाउट होता है ना तो मुझे बताया करो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि सर ये टॉपिक में डाउट है। और देखो मैं जितना ज्यादा हो सके उतना अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस वगैरह को, लेकिन अगर कोई टॉपिक रह जाता है और आप लोग को सीखना होता है, मैं मेजॉरिटी कोशिश करूंगा कि मेजॉरिटी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस बना पाऊं, लेकिन अगर मैं किसी चीज पर वीडियो नहीं बना पा रहा और आपको सीखना है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आई एम श्योर, आई अश्योर यू कि वहां पे वीडियो बनेगा। ठीक है, सी हो गया बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। तो इसी के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। पहले ये ऐसा क्वेश्चन आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस में आता है, जैसे आप लोग को कोई ट्रेंड दे के रखा हो और पाई चार्ट दे के रखा हो, ग्राफ दे के रखा हो और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हो, या फिर उसको एक्सप्लेन करना हो, एनालाइज करना हो, वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन इवन केस स्टडी में भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब ये है क्या, पहले है क्या ये समझ लो, तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसका आंसर, और ये लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। इंग्लिश में तुम लोग डेटा एनालिसिस करते हो, उसी का ये हिस्सा है, ठीक है, वैसे ही करना है इसको एनालिसिस, लेकिन थोड़ा एसएस के टर्म्स में। ठीक है, ओके। तो यहां पे तुम लोग को तीन जो दिख रहे हैं ना, उसमें मैंने सबसे लास्ट में, हर एक जगह पे सबसे लास्ट में रखा है प्राइमरी सेक्टर, देन रखा है सेकेंडरी सेक्टर, और देन रखा है मैंने सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शियरी सेक्टर को। और है एवरी ग्राफ, हर एक ग्राफ में यही है, नीचे प्राइमरी है, नीचे सेकेंडरी है, टर्शियरी है। आप लोग को बाजू में वो देंगे कि ये कलर है प्राइमरी, ये कलर सेकेंडरी, ये कलर टर्शियरी है। तो अब ये एनालिसिस क्या करना है, यहां पे एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है और यहाँ पे जीडीपी का शेयर है परसेंटेज के हिसाब से। ये डेटा है 78 का, ये 73 74, तो ऑलमोस्ट 70s का, ये 70 80s के बीच में डेटा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्या बन रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले 71% लोग थे जो अभी 40% हो चुके, सॉरी 71% लोग थे जो आज की तारीख में 44% हुए। ठीक है, ये डेटा है 17-18 का। ये दैट इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन क्या हुआ है, कम हुआ है, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो कि द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द प्राइमरी सेक्टर हैज गॉन डाउन। तो किसमें बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है सर्विस सेक्टर में, जो 18% से 31% हो गया, और 11% से 25% हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अब ऐसा एनालिसिस करना है तो कुछ इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि देखो ये डेटा को समझ के क्या समझ लो। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा पाई चार्ट देंगे, पाई चार्ट देंगे और यहां पे लिखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, और यहां पे लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 17-18 की बात कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं और समझाने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है कि 44%, ये प्राइमरी सेक्टर का हो गया बेटा, ये 25% ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर का, और 31 हो गया टर्शियरी सेक्टर का। ये एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है। जीडीपी के हिसाब से क्या है, ये है 12% और ये है प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा 68%, ये है सर्विस सेक्टर का हिस्सा, और 20% भी जो है
ये है सेकेंडरी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। तो यहां पे एनालिसिस करने को बोल रहे हैं अपने को। एनालिसिस क्या करना है? Although primary sector, that is agriculture sector, constitute 44% of employment, 44% एम्प्लॉयमेंट कहां पे क्रिएट हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर में। फिर भी उसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखो 12% है। ठीक है, मैं इसका समझा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ लिंक करना है मुझे। टर्शियरी सेक्टर 31% एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन जीडीपी में प्रोडक्शन देखो कितना ज्यादा कर रहा है, 68%, थैंक्स टू अवर आईटी इंडस्ट्रीज और जो बाकी की इंडस्ट्रीज हमारी चलती है उसी वजह से। दैट मींस वी आर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, हम लोग सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। और 25% सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा था, जो प्रोडक्शन 20% करके आता है, मतलब यहां पे ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। कहने का ये मतलब है, अगर एनालिसिस करना है तो हम लोग एनालिसिस की शुरुआत को इस तरह से करेंगे। दिस ग्राफ शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। यहां पे लिखेंगे although primary sector, that is agriculture sector, constitutes 44% of employment, it only contributes 12% in the GDP. Also, secondary sector constitutes 25% of our employment generation, but contributes only 20% in the GDP generation. But tertiary sector, that is service sector, gives 31% of employment, but still creates more than half, that is 68% contribution in the service sector. So this is huge. और यहां पे अब एनालिसिस करके बोल सकते हैं कि this is because there is large scale disguised employment in एग्रीकल्चर सेक्टर। सो यहां से वी आर स्टार्टिंग अवर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको एनालाइज करो, कि एनालाइज करके क्या आप डेटा निकाल सकते हो, सेकंड मतलब सेक्टर्स के हिसाब से कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम ओवर करते हैं और लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इसके अलावा एक और वर्ड इसके लिए है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर साथ में नोट्स बनाते हो तो लिख भी लो मैं जो बोल रहा हूं कि व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज एक फार्म है, ठीक है, एक फार्म है और वो इंसान के 5 बेटे और वो इंसान खुद, दैट इज 6 लोग वो फार्म में काम कर रहे हैं और वो फार्म में काम करके मान लेते हैं कि वो 100 टन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 100 टन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ये 6 में से 4 लोग भी काम करें तो भी 100 टन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। दैट मीन्स 2 लोग फालतू ही उधर बैठे हैं। 2 लोग अगर कोई और काम कर ले और ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकता है, लेकिन वो वहां पे बैठे, ऐसा दिख रहा है कि 6 के पास काम है। इकोनॉमिक टर्म्स में सोचने जाए तो 2 लोग ऐसे ही बैठे हैं जिनका प्रोडक्शन 0 है। यही टाइप के एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम लोग डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये याद रखना और लिखना तो लिख भी लेना। व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर द पर्सन इज सीन टू बी वर्किंग but it is not performing up to its maximum capacity. इकोनॉमिकली वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। एमसीक्यू में अगर पूछ ले ये सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है? इट इज इन द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और मोस्टली इन रूरल एरियाज में ये देखने को मिलता है। सो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली व्हाट इज अनडिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट पूछ लिया, आपको आना चाहिए। अब यहां पे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिए हम लोग। क्या डिस्कस किए? फर्स्ट, एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी जस्ट, वो था व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। और नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड क्वेश्चन कि हाउ
हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ग्राम्य विस्तारों में कैसे सॉल्व करें, ग्राम्य विस्तारों में कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। सो पहले मैं समझा दे रहा हूं फिर से एक बार, और आप उसके बाद में पॉइंट्स भी यहां इसमें तो लिख दूंगा आप लोग को नोट डाउन करने के लिए। होता क्या है बेसिकली गांव में, पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये डिस्करेज एम्प्लॉयमेंट का कहां से आता है कि भाई खेत में काम करने के अलावा और कुछ काम बचा नहीं है। सो दैट मीन्स सबसे बड़ा कॉज ये होता है, देखो कभी किसी का सॉल्यूशन लिखना है ना तो उसके कॉज पे चले जाओ। एसएस में हमेशा ये होता है कि कॉज पे चले जाओ और वो कॉज को एक एक करके सॉल्व करो, आप लोग को सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बहुत से बच्चे पूछते सर आपको इतना एसएस में याद कैसे रह जाता है? मैं याद कहां रखता हूं भाई, कहां याद रखता हूं, मैं बस कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं, लॉजिक लगाता हूं और वो लॉजिक को आपसे वो वही चीज से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, सो सुनो इधर कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है कि भाई खेत के अलावा दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल खेत के अलावा और कोई एम्प्लॉयमेंट, गांव में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चला सकते हैं यार, अब लोग वेयर हाउसेस चला सकते हैं। वेयर हाउसेस क्या होता है, अगर कोई फार्मर ने कोई जगह पे क्रॉप प्रोड्यूस किया, उसको स्टोरेज के लिए कोई जगह बना के दो, ऐसा इंडस्ट्री क्रिएट करो कि वेयर हाउसेस हो जहां पे और लोग काम कर पाए वेयर हाउसेस में। ठीक है, एक ये चीज कर सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकते हैं हम लोग, मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बोला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इजीएस्ट एग्जांपल देता हूं, पापड़ बनाना, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का बिजनेस कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो फिर ऐसा छोटा छोटा काम जो लोकल हो, तो लोकल बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उनको सपोर्ट देना है और उनको ग्रो करवाना है ताकि लोगों को और काम मिले। जब और काम मिलेगा, देखो वो खेत में 6 लोग थे, ठीक है, अब और ज्यादा काम अगर अवेलेबल है तो जो फादर वो बोलेगा कि भाई तुम में से 2 लोग वहां पे काम कर लो और ज्यादा पैसा आएंगे घर पे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि स्किल डेवलपमेंट का एक चैलेंज होता है कि स्किल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, कि कुछ आता नहीं तो क्या करेंगे सर, हम लोग खेत में काम कर लेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, हुनर्स को प्रमोट कर सकते हैं, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चल रहा है अभी। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। फर्स्ट, टू क्रिएट employment opportunities other than farms, खेत के अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। टू आइडेंटिफाई, तो बाई लिखेंगे, बाई से करके तो अच्छा लगेगा, बाई क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन फार्म्स, बाई आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग लोकल बिजनेसेस। प्रमोशन कैसे करते, वही सब क्रेडिट वेडिट देके करवा सकते हैं। बाय ब्रिंगिंग मोर एरियाज अंडर कल्टीवेशन, अगर कोई जगह पे खेती नहीं होती तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वहां पे खेती कुछ तरीके से करवा के, ग्रो करवा के, कुछ नए क्रॉप्स दे के करवा पाए, तो जो लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाता वो उससे अलावा वो खुद के खेत में काम कर लेंगे। और लास्ट में होता है बाय प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलप करवा सकते हैं और स्किल डेवलप करके हम लोग उनको नौकरियां दे सकते हैं, उनको नौकरियां करने के लिए थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं कि और ज्यादा काम वो कर पाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रमोट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आई एम जस्ट गोइंग आउट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन
रूरल एरियाज। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बात हो गया। अब अगर रूरल एरिया का बात चल रहा है तो एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग की क्वेश्चन में, राइट टू वर्क के बारे में। काम करने का अधिकार, मतलब राइट टू वर्क, राइट टू जॉब। और इसके अंदर एक स्कीम के बारे में बार बार जिक्र होता है, जो होता है एमजी नरेगा। 2005 में बना हुआ ये स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एमजी फॉर महात्मा गांधी होता है, महात्मा गांधी। एन से आता है नेशनल, आर से आता है रूरल, ई से आता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका मतलब क्या, देखो ये वर्ड, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो ये नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली दिस इज द स्कीम्स इज अवेलेबल फॉर पैन इंडिया, पूरे देश के लिए अवेलेबल है। रूरल एरियाज में अवेलेबल है, ग्राम्य विस्तारों में अवेलेबल है। ये गिव्स गारंटी ऑफ वर्क, गिव्स गारंटी ऑफ वर्क फॉर एटलीस्ट 100 डेज, 100 दिनों के लिए। एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि एमजी नरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है वो कितने दिनों की है? 100 दिनों की गारंटी है। एट मार्केट रेट्स, जो दिहाड़ी देंगे मार्केट रेट के हिसाब से देंगे, वो स्टेट टू स्टेट चेंज होती है। If job is not given for a defined period, for minimum defined period, बोला है कि 100 दिन को काम देंगे ही। अगर 100 दिन भी काम नहीं दे पाए, then government will give unemployment allowance। तो उतने दिन का पैसा आप लोग को एज इट इज मिल जाएगा, ऐसे ही वो पैसा मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं उसको। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 100 दिन का मिनिमम काम देंगे। रूरल एरियाज में क्या काम देंगे बेटा? जो रेगुलर गवर्नमेंट काम करवाती है, रोड्स बनाना, सड़कें बनाना, अभी शौचालय का काम चल रहा है वो काम करवाना, फिर सफाई करवाना, ऐसा कोई भी काम दे सकती है। 100 दिन मिनिमम। अगर उतना काम नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। आपको मतलब भाई जो लोग काम कर रहे हैं, आप थोड़ी ना, पढ़ना है भाई, पढ़ना है अपने को, पढ़ो भाई, मनरेगा में काम ना करना पड़े। सो दिस इज अबाउट मनरेगा एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए, और इट कम्स अंडर राइट टू वर्क। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट जॉब का गारंटी देती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है, आई एम गोइंग आउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो हियर इट एंड्स अबाउट मनरेगा। और उसके बाद अब वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहां से बनता है, ऑलमोस्ट बहुत बार बन चुका है, इस बार बनने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है। वो है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ये आता है हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 2 बेस्ड ऑन रेगुलेशन, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन रेगुलेशन। सो बेस्ड ऑन रेगुलेशन 2 हिस्से पड़ते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा पड़ता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्या होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिंक भी लेंगे। ठीक है, चलो। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड मतलब फॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं, फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर्स मतलब क्या? जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत फॉर्म हुए
और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सुनते हो ना, एमएनसीज वगैरह, इवन इंडिया में भी जो कंपनीज हैं जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा कंपनी हो गया, ये सब क्या करता है भाई साहब, ये रजिस्टर्ड है कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, और वो उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपके नाके पे रहने वाला पान गल्ला, टाटा भी स्टील बनाता है, स्टील का काम बनाता है, और यहां पे आपके घर के नाके के आसपास अगर कोई स्टील का काम करता है वो भी कर रहा है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या इलीगल? डेफिनेटली नहीं, बच्चा इलीगल है ही नहीं है, इलीगल है, लेकिन उसने रजिस्टर नहीं करवाया अपने आप को, तो वो गवर्नमेंट के लॉस से थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक है। और आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी, टिल नाउ इंडिया का 90% 90 से 95% सेक्टर जो अभी का आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज सेक्टर चल रहा है बेटा, हाईएस्ट जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर देता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम जॉब देता है, ठीक है। सो समझते हैं डिफरेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो दे आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड regulations of the government, or they are not registered as per government rules. तो दे आर मोर फॉर्मल, यहां पे फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होती है, दे आर लेस फॉर्मल, और मोस्टली बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज में आते हैं, छोटे यूनिट्स नहीं आते। सो जनरली दे आर लार्ज यूनिट्स, दे आर लार्ज यूनिट्स, और यहां पे आते हैं स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं, ये छोटे यूनिट्स होते हैं। तो इसके जो एम्प्लॉइज है गेट्स all the benefits and security as per government regulations. मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटीज मिलते हैं, सच एज प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो, हेल्थ इंश्योरेंस दे दिए कंपनी एक्सेट्रा, तो सेफ्टी की गाइडलाइंस है वो सब फॉलो होना, ये तो यहां पे एम्प्लॉइज डजंट गेट, ये सब बेनिफिट को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सच एज कौन कौन से, पीएफ, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ज्यादा सेफ होते हैं, सेफ्टी के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, फॉलो मोस्ट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस, और यहां पे लोग सेफ्टी रेगुलेशंस को अवॉइड करते हैं, कैन अवॉइड सेफ्टी रेगुलेशंस। इनको मैनेज करना इजी होता है क्योंकि गवर्नमेंट के लॉस के हिसाब से बने, तो गवर्नमेंट की नजर में रहती है, अंडर बेटर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड दे आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट एंड मैनेज, मैनेज करना और इनको
रेगुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. एग्जांपल्स जो मैंने बोले वो लास्ट में एक बार लिख लेना एग्जांपल्स को. तो दिस इज द आंसर, और ये आंसर के हिसाब से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस. सो डू दिस, फटाफट से कर लो एक बार. ओके, और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो ही गई है बेटा, तो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से एक बार, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. शायद 6th क्वेश्चन है ये वाला कि व्हाट आर द इश्यूज faced by employees in the unorganized sector. अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है तो क्या क्या इश्यूज फेस करेंगे. 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है. और एक बार तो या तो फिर इसमें पूछ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलते इसलिए उसको फॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ती है. तो उसमें फर्स्ट चीज रहेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एम्प्लॉइज फेस करेंगे. हमने अभी डिस्कस किया, दे डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. कौन कौन से एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा. दूसरा, their jobs are not secure. मालिक के हिसाब से चलते हैं. अगर उनका मालिक बोल दे कल से मत आओ, वो कल से नहीं आने, उनका जॉब कभी भी जा सकता है. तो their jobs are not secure. कब उनका नौकरी चला जाए पता नहीं. They do not get minimum wages. They do not get, ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो. अगर वो डिफरेंस में आपको ये पॉइंट मेंशन करना है तो कर सकते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को मिनिमम वेज मिलता है, उधर नहीं मिलता. सो कहने का मतलब है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है तो वो वर्कर को मिनिमम जो वेजेस मिलने चाहिए वो मिनिमम वेजेस नहीं मिलते बिकॉज वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बाहर होते हैं. मिनिमम वेजेस नहीं मिलते और दे वर्क अंडर dangerous conditions without proper safety. प्रॉपर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स भी नहीं होते कभी कभी तो, और उनको काम करना पड़ता है. गवर्नमेंट को कोई चेक करना नहीं जाता उधर, तो चलते रहता है अपना उस हिसाब से हो. तो these are the issues faced by employees in unorganized sectors. और ये ही रीजन है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि why it is important to ऑफिशियलाइज दैट इज ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी में लाना जरूरी क्यों है, सो दैट द वर्कर कैन गेट द बेनिफिट्स. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो उनको मिलने चाहिए. इसी वजह से उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑफिशियल बनाना जरूरी है, ऑर्गेनाइज बनाना जरूरी है. एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, ये लिख लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो. And the last thing for this lecture, based on ownership, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं शायद 2 मार्क्स में अगर पूछ ले, शायद रेयरली, लेकिन अगर पूछ ले तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन ओनरशिप क्या आता है. पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर, ये जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको मेंशन कर लेना. और एक होता है जॉइंट सेक्टर हम जिसको बोलते हैं. इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं. तो ओनरशिप के आधार पर हम लोग 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले पब्लिक सेक्टर्स क्या होता है, जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट रहते हैं. पब्लिक सेक्टर क्या है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल बीएसएनएल है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है.
प्राइवेट्स क्या होता है, जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट कंप्लीटली किसके पास होता है, प्राइवेट्स के पास होता है, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, ये सब प्राइवेट्स में आता है। जॉइंट सेक्टर में क्या आता है, वो जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज मिलके काम करते हैं। क्यों मिलके काम करते हैं, देखो गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं और प्राइवेट से अच्छी एफिशिएंसी नहीं, सो गवर्नमेंट का पैसा प्राइवेट्स का एफिशिएंसी मिलके बेस्ट क्रिएशन हो सकता है, इसीलिए दोनों मिलके काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी के तारीख में जो हाईवेज बन रहा है, इवन अहमदाबाद में जो एएमटीएस चल रहा है, सो वो एएमटीएस बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चल रहा है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो अदानी चला रहा है, ओन बाय द गवर्नमेंट है, मैनेज बाय देम है। सो ये हो गया जॉइंट सेक्टर्स। और कोऑपरेटिव बेस्ट एग्जांपल अमूल, जहां पे लोग मिलके एक बिजनेस को खड़ा करते हैं, जैसे फार्मर्स ने मिलके अमूल को खड़ा किया, एंड दिस इज हाउ they created a business. So this is the cooperative sector. So in this video we have discussed some of the most important questions that can come from the chapter 2 of economy, और यहाँ पे हम सम अप करते हैं क्वेश्चंस को। एक बार फटाफट से मैं गो थ्रू करवा देता हूं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किए ये क्वेश्चंस को फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फर्स्ट एनालिसिस पूछेंगे ट्रेंड्स ऑफ सेक्टर्स के। सेकंड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहां देखा जाता है, वो होता क्या है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट और जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको रूरल एरिया में सॉल्व करने का सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा यू कैन बी आस्क्ड कि रेगुलेशंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी कंडीशंस खराब क्यों हुआ। और लास्ट में ये क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। फर्स्ट जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी में क्या आता है, इसमें क्या आता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया, वहां से एमसीक्यूज बनेंगे। एमसीक्यूज के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ये रात वाले वीडियोस में। ऑलरेडी एक बज चुका है, अभी और वीडियोस बनाना है, सो ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए।